ओके, अब हम देखेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में। ये हम जनरल सर्जरी में वीनस डिसीज स्टार्ट किए। तो सबसे पहला टॉपिक है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी। अब इसका दूसरा नाम है फ्लेबोथ्रोम्बोसिस। अब थ्रोम्बोसिस मतलब क्लॉट, ठीक है। डीप वेन मतलब वेन में अगर कोई क्लॉट फॉर्मेशन होगा, इट इज नोन एज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इट इज सेमी सॉलिड क्लॉट इन द वेन। अब वेन में अगर क्लॉट फॉर्मेशन हुआ तो वो इजीली जा सकता है इन द लंग्स एंड कैन कॉज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसकी वजह से डेथ हो सकती है पेशेंट की, सडन डेथ। इसलिए काफ़ी थ्रेटनिंग डिसीज़ है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब इसकी मोस्ट कॉमन साइट है सोलियल वेन, ठीक है, जो काफ मसल की जो वेन हो, काफ मसल के एरिया में जो वेन होती है विच इज सोलियल वेन। और वहाँ से क्लॉट डिटैच होके या ट्रैवल कर सकता है टू द लंग्स एंड कॉज मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये हो गया उसका इंट्रोडक्शन। फिर इसका एक पेशेंट्स ऑफ डीवीटी में हमें एक ट्रायड देखने को मिलता है जिस विर्चॉस ट्रायड, जिसमें ये 3 फीचर्स देखने को मिलते हैं। SHE याद रख लो, ओके। SHE, एस से स्टेसिस, फिर हाइपर कोएगुलेबिलिटी एंड ई से एंडोथेलियल इंजरी या फिर वेन वॉल इंजरी। तो ये विर्चॉस ट्रायड SH। अब इसके कॉजेस में क्या आएगा, ये विर्चॉस ट्रायड दे आर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। मतलब अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा देर तक एक जगह पे रहेगा, मतलब स्टेसिस ऑफ ब्लड होगा या फिर हाइपर कोएगुलेबिलिटी डिसीज होगी पेशेंट को, या फिर एंडोथेलियल इंजरी होगी, तो इट कैन कॉज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। फिर इसके कॉजेज में फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ ओके ड्यू टू ट्रॉमा टू एनी रीजन, फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डीवीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डीवीटी। फिर मस्कुलर वायलेंस, इमोबिलिटी, ठीक है, जो भी बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं या फिर कोई ट्रैवलर्स होते हैं जो बहुत देर तक बैठे बैठे ट्रैवल करते हैं इन एयरप्लेन्स एंड बस, वहाँ पे भी हो सकता है, इसलिए तो कहते हैं ट्रैवलर्स थ्रोम्बोसिस। फिर ओबेस पेशेंट में बेड रेस्ट, OCPs जो ले रहे हो बहुत टाइम से, उसको भी हो सकता है। फिर पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोम्बोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, कि पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोम्बोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। इतना याद रखो, इसके बारे में आगे बताता हूँ। इन शॉर्ट, अगर मेजर सर्जरी होती है लाइक प्रोस्टेट सर्जरी, हिप सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी, ठीक है, उनमें 30% केसेस में इट कैन कॉज डीप वेन थ्रोम्बोसिस विच इज पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोम्बोसिस। ओके, थ्रोम्बस में स्टार्ट इन द वीनस ट्रिब्यूटरी विच इवेंचुअली मे एक्सटेंड टू मेन वेन कॉजिंग डीवीटी। ओके, जो वीनस ट्रिब्यूटरीज होती है एकदम पेरिफेरल पार्ट्स में, वहाँ पे थ्रोम्बस स्टार्ट हो सकता है और वहाँ से ट्रैवल कर सकता है इनटू मेन वेन विच विल कॉज डीवीटी। अब आपको पता होगा वीनस सिस्टम इन द लोअर लिम्ब, जहाँ पे सुपरफिशियल वेन होती है और डीप वेन होती है, और उन दोनों को कनेक्ट करते हैं, दे आर परफोरेटर्स। ठीक है, परफोरेटर्स में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो बैकफ्लो ऑफ द ब्लड प्रिवेंट करते हैं। ये सुपरफिशियल वेन और ये डीप वेन। ब्लड हमेशा सुपरफिशियल वेन से डीप वेन में ही जाता है थ्रू दिस परफोरेटर्स। ओके, सुपरफिशियल वेन के भी ट्रिब्यूटरीज होती है विच इज़ वीनस ट्रिब्यूटरीज। वहाँ से क्लॉट फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, जहाँ से ट्रैवल करते करते सुपरफिशियल वेन, फिर डीप वेन और बाद में डीवीटी कर सकता है। ओके, अब इसकी साइट देखते हैं। मेनली 3 साइट्स है, एक पेल्विक वेन, लेग वेन और अपर लिम्ब वेन। मैंने मोस्ट कॉमन तो बता दी विच इज़ सोलियल वेन। तो पेल्विक वेन, इट इज़ ऑल्सो नॉट अनकॉमन। इसमें इंटरनल इलियाक वेन इन्वॉल्व होती है। ओके, इंटरनल इलियाक वेन। और ये किस में कॉमन होती है, इन पेशेंट्स विद पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। मतलब पेल्विक डिसीज में पेल्विक वेन इन्वॉल्व होती है, इतना भी याद रखो। फिर सेकंड है लेग वेन्स। लेग वेन्स मैंने आपको बताया मोस्ट कॉमन इज द सोलियल वेन, जो काफ में होती है, सोलियस मसल के रीजन में, तो सोलियन वेन मोस्ट कॉमन। फिर अदर साइड्स आर फीमोरल वेन, इलियोफीमोरल वेन, ये सारी वेन जो इन द लेग। फिर थर्ड है अपर लिम्ब वेन। अपर लिम्ब वेन उतनी कॉमन तो नहीं है लेकिन हो सकती है, उसमें मोस्ट कॉमन है एक्सिलरी वेन थ्रोम्बोसिस। ये उसकी मेजर साइट्स हो गई। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ डीवीटी। तो मोस्टली डीवीटी के पेशेंट्स दे आर एसिम्टोमेटिक, 60% आर एसिम्टोमेटिक। और मोस्ट कॉमन या अर्लीस्ट सिम्टम है वो है फीवर। फिर अदर सिम्टम्स लाइक टेंस, टेंडरनेस, पेल ब्लूइश, शाइनी, स्वेलिंग काफ के इडिमा प्रेजेंट हो सकता है वहाँ पे। ये हो गई पेन एंड स्वेलिंग इन काफ एंड थाई। एंड इट विल मेक डिफ़िकल्ट टू फ्लेक्स द लेग या फिर टू मूव द लेग। ओके, पेशेंट को लेग फ्लेक्स करने में या फिर मूव करने में भी प्रॉब्लम आएगी। अब ये 3 साइंस है जो प्रैक्टिकली तो हम परफॉर्म नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो मसल जो साइट होती है डीवीटी को, वहाँ पे या तो कंप्रेस करते हैं या फिर वो एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो क्लॉट होता है, थ्रोम्बस होता है, वो डिसलॉज हो सकता है और फिर कहीं भी जा सकता है, लाइक पल्मोनरी रीजन में पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर सकता है। तो इसकी वजह से थियोरेटिकली ये समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली में ये परफॉर्म नहीं करते उतने।
तो ये क्या होमन साइंस, ओके। ये क्या होती है, ऑन एक्सटेंडेड नी जब हम पेशेंट को डोर्सिफ्लेक्शन करने को बोलेंगे फुट का, तो इट विल कॉज टेंडरनेस इन द काफ, ओके। ऑन एक्सटेंडेड नी जब हम पेशेंट को डोर्सिफ्लेक्शन करने को बोलेंगे, इट विल कॉज टेंडरनेस इन द काफ, ये होमन साइन। फिर हम मोजेस साइन, ओके, जब हम साइड टू साइड स्क्वीज करेंगे या फिर प्रेस करेंगे ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द काफ, पेशेंट को दर्द होगा तब इट विल बी पेनफुल, ये मोजेस साइन। फिर न्यूहॉफ साइन, अगर सिंपली अगर हम पाल्पेट करेंगे, डीप टेंडरनेस होगी पेशेंट को, तो हम पाल्पेट करेंगे इन द काफ मसल। तो ये 3 साइन है, होमन साइन, न्यूहॉफ साइन और मोजेस साइन। लेकिन प्रैक्टिकल में हम नहीं करते क्योंकि इट में डिस्लॉज द थ्रोम्बस। अब मोस्टली ये DTR सिम्टोमेटिक, ओके। और पेशेंट तब प्रेजेंट करता है जब क्लॉट ऑलरेडी डिस्लॉज हो गया और वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कन्वर्ट हो चुका हो, और उसके सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है, लाइक चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, हीमोप्टाइसिस। तो ये उसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए, मेनली पेन, टेंडरनेस, फीवर, इडिमा, स्वेलिंग इन द काफ रीजन, पेन इन द काफ रीजन, और ये 3 टेस्ट। अब इसके इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वीनस डॉपलर विथ डुप्लेक्स स्कैनिंग, ये बुक में दिया हुआ है, और मैरो की बुक में दिया हुआ है डुप्लेक्स स्कैन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। डुप्लेक्स स्कैन में के 2 कंपोनेंट होता है, इट इज कलर्ड डॉपलर प्लस बी मोड स्कैन, तो दोनों याद रख सकते हो। इन शॉर्ट डॉपलर और डुप्लेक्स स्कैन आ रहा होगा, वीनस डॉपलर एंड डुप्लेक्स स्कैनिंग। इसमें हमें नॉन कंप्रेसिबल वेन्स दिखती है, नॉन कंप्रेसिबल वेन्स। नॉन कंप्रेसिबल वेन्स का मतलब ये है कि ये वेन्स ब्लड को आगे फ्लो नहीं कर पाती। नॉर्मली क्या होता है, ये हमारा सपोज काफ मसल है, यहाँ पे वेन जा रही है, जब हमारा काफ मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब हम चल रहे होंगे तब ये काफ मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसकी वजह से वेन में भी प्रेशर आएगा, मतलब वेन कंप्रेस होगी, तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो होगा वो आगे की तरफ जाएगा। अब ये नॉन कंप्रेसिबल वेन है, मतलब ये ब्लड इट डज नॉट शो एनी ऑगमेंटेशन टू द ब्लड फ्लो, और ब्लड वहाँ पे ही स्टेसिस रहता है, मतलब एक जगह पे ही रहता है, ब्लड आगे नहीं जा पाता। तो ये हमें दिखेगा ऑन वीनस डॉपलर एंड डुप्लेक्स स्कैन। प्लस अगर वाल में कोई डिफेक्ट हो तो वो भी दिख सकता है कभी कभी। फिर दूसरी है वीनोग्राम, इट इज़ सिमिलर टू CT एंजियोग्राम, जहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं इन द पेशेंट, और फिर हम रेडियोलॉजिकली उसको देखते हैं, और हमें कोई जगह पे ऑक्लूजन है कि नहीं वो पता चलता है। तो हम इसमें भी सेम ही करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मटेरियल इंजेक्ट करेंगे इनटू वीनस सिस्टम, और फिर हम पहले टॉर्निके अप्लाई करेंगे इनटू सुपरफिशियल सिस्टम। फिर हम देखेंगे रेडियोलॉजिकली थ्रू CT स्कैन हो गया, MRI, कि कोई ऑक्लूजन है ड्यू टू एनी थ्रोम्बस या फिर नहीं है। लेकिन ये उतनी की नहीं जाती है वीनोग्राम। मोस्टली इन्वेस्टिगेशन चॉइसेस डुप्लेक्स स्कैन एंड वीनस डॉपलर। हाँ, हमने टॉर्निके अप्लाई किया पहले। अब जब हम टॉर्निके को रिलीज़ करेंगे या व्हेन कफ इज़ रिलीज्ड, तब क्या होगा, ब्लड फ्लो एकदम रैपिड होगा, मतलब नॉर्मल फ्लो में आ जाएगा, जबकि देयर विल बी स्लगिश फ्लो ऑफ ब्लड सीन इन DVT, की होगा वीनोग्राम। फिर एक नाम याद रख लो, रेडियो एक्टिव आयोडीन फाइब्रिनोजन स्टडी, इसमें पता नहीं क्या है। फिर कोई ब्लड टेस्ट भी है, हीमोग्राम विथ प्लेटलेट काउंट, डी डायमर टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, डी डायमर टेस्ट। डी डायमर इसमें इंक्रीज हुआ होगा इन DVT, क्योंकि ऑब्वियसली क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है तो डी डायमर इंक्रीज होगा। फिर FDP, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, ये सारे टेस्ट है, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैनिंग। ओके, इन शॉर्ट ये टेस्ट इन्वेस्टिगेशन चॉइसेस वीनस डॉपलर एंड डुप्लेक्स स्कैनिंग, और दूसरा वीनोग्राम, फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन फिब्रिनोजन स्टडी, प्लेटलेट काउंट, डी डायमर टेस्ट, FDP एंड वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैनिंग। फिर पल्मोनरी आर्टरी CT स्कैन, पल्मोनरी एंजियोग्राम, ये सब हम कर सकते हैं टू कंफर्म पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये थे इन्वेस्टिगेशंस। अब इसकी मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेस्ट, एलिवेशन ऑफ लिम्ब एंड बैंडेजिंग द एंटायर लिम्ब। फिर एंटीकोएगुलेंट्स इज द मेन स्टेट ट्रीटमेंट। ओके, एंटीकोएगुलेंट्स लाइक हिपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, वारफेरिन, फेनिडोइन, और बाकी नोवेल एंटीकोएगुलेंट्स, फिब्रिनोलाइसिस, ये सब आगे देखते हैं। मेन स्टेज एंटीकोएगुलेंट। अब इस ट्रीटमेंट में 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रीटमेंट फॉर फिक्स्ड थ्रोम्बस एंड दूसरा ट्रीटमेंट फॉर फ्री थ्रोम्बस। ये फिक्स्ड थ्रोम्बस की ट्रीटमेंट है, हमें पता है कि क्लॉट यहाँ पे ही प्रेजेंट है, तो उसकी ट्रीटमेंट इनिशियली हाई डोज ऑफ हिपेरिन, ओके, 25,000 यूनिट्स पर डे फॉर 7 डेज। हाई डोज ऑफ हिपेरिन ऑफ 25,000 यूनिट्स पर डे फॉर 7 डे। अब हिपेरिन, उसके बाद हम स्विच कर लेंगे टू वारफरिन फॉर 3 to 6 मंथ, और फिर हम पेशेंट
को मॉनिटर करते रहेंगे यूजिंग APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट। ये हो गई एक ट्रीटमेंट, हिपेरिन फॉलोड बाय वारफेरिन। अब लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन इज प्रिफर्ड देन हिपेरिन। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज क्या है कि जो लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन है इसमें मोस्ट कॉमनली मॉनिटरिंग रिक्वायर नहीं होती एंड इट डज नॉट कॉज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इट देयर इज लेसर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो ये सारे एडवांटेजेस हो गए ऑफ लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। अब वारफेरिन, हिपेरिन के बाद वारफेरिन इट शुड बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल। यहाँ पर डोज दिया हुआ है Day 1 एंड Day 2 में 10 mg ईच डे, Day 3 में 5 mg ईच डे। और वारफेरिन हम कब तक देते हैं? 3 to 6 months। अब इसमें हम INR कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी? INR 2 to 3। INR होता क्या है? क्योंकि INR मतलब इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। इसका फॉर्मूला है प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑफ पेशेंट अपन प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑफ नॉर्मल पर्सन। प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या डिनोट करता है? हमारा ब्लड कितनी जल्दी क्लॉट करता है। अगर जल्दी क्लॉट फॉर्मेशन हुआ तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम कम होगा, तो इसकी वजह से INR वो भी कम होगा। अगर क्लॉट फॉर्मेशन बहुत टाइम के बाद हो रहा है तो उसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी ज़्यादा होगा और INR भी ज़्यादा होगा। तो INR ज़्यादा मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज़्यादा, विच डिनोट्स डिलेड क्लॉट फॉर्मेशन। अगर हम कोई भी मेजर सर्जरी कर रहे हैं पेशेंट की, तो वी शुड एंश्योर दैट द INR ऑफ द पेशेंट शुड बी लेस देन 1.4। ओके, शुड बी लेस देन 1.4। ओके, INR कम होगा तभी तो ब्लीडिंग स्टॉप होगी, तभी तो क्लॉट फॉर्मेशन होगा, उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप होगी। अगर INR ज़्यादा रहा तो ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी, इट विल बी हार्ड टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। तो इसकी वजह से INR हमें लेस देन 1.4 रखना पड़ता है बिफोर एनी सर्जरी। ठीक है, तो ये बता दी मैंने फिक्स्ड थ्रोम्बस की ट्रीटमेंट। सबसे पहले हाई डोज ऑफ लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन फॉलोड बाय वारफेरिन फॉर 3 to 6 months, मॉनिटर करते हैं बाय APTT। अब प्रेग्नेंट फीमेल में हम ओरल एंटीकोएगुलेंट्स नहीं दे सकते बिकॉज इट इज़ टेराटोजेनिक, तो हम IV थ्रू इन्फ्यूजन रूट दे सकते हैं, इंट्रावीनस रूट। उसमें भी लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन यूज़ करते हैं। अब वो थी फिक्स्ड थ्रोम्बस की ट्रीटमेंट। अब ये है फ्री थ्रोम्बस की ट्रीटमेंट, मतलब क्लॉट डिस्लॉज हो चुका है और विनस सिस्टम में सर्कुलेट कर रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट है 3 ट्रीटमेंट है बेसिकली: फिब्रिनोलाइसिस, थ्रोम्बेक्टोमी यूजिंग फोगाटी कैथेटर एंड IVC फिल्टर। सबसे पहले फिब्रिनोलाइसिस। अब ये क्लॉट को स्टेबल कौन कराता है? विच इज़ फिब्रिन। ओके, हीमोस्टेसिस में हमने पढ़ा होगा क्लॉट को स्टेबल कौन रखता है या फिर परमानेंट क्लॉट फॉर्मेशन कौन करवाता है? विच इज़ फिब्रिन। तो अगर हम फिब्रिनोलाइसिस देंगे मतलब वो फिब्रिन को ब्रेक कर देंगे और उसकी वजह से क्लॉट डिग्रेड हो जाएगा या फिर डिजोल्व हो जाएगा। तो फिब्रिनोलाइसिस के एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, फिर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। क्या ये सारे एग्जांपल्स हो गए। तो हम फिब्रिनोलाइसिस को डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे इनटू द अफेक्टेड वेन थ्रू अ वीनस कैथेटर, और इसका यूनिट 6 lakh यूनिट टू स्टार्ट विथ, लेटर 1 lakh यूनिट आवरली। तो फिब्रिनोलाइसिस है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, यूरोकाइनेस और स्ट्रेप्टोकाइनेस। रेप्टिलेस भी है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका यूनिट दी हुई है डायरेक्टली इनटू द अफेक्टेड वेन थ्रू अ वीनस कैथेटर। फिर सेकेंड है वीनस थ्रोम्बेक्टोमी यूजिंग फोगाटी वीनस बलून कैथेटर। ओके, सिंपल थ्रोम्बेक्टोमी यूजिंग फोगाटीज वीनस बलून कैथेटर। अब हमें पता है कि थ्रोम्बस डिस्लॉज हो चुका है और वो वीनस सिस्टम में सर्कुलेट कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गोइंग इनटू द लंग्स एंड कॉज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो हम क्या करेंगे, इंट्रा जो IVC होती है इंफीरियर वीना का, वहाँ पे एक फ़िल्टर रख देंगे। ओके, यहाँ पे एक फ़िल्टर रख देंगे ताकि जब भी क्लॉट आए तो वो ऊपर लंग्स की तरफ ना जा सके और यहाँ पे ही कलेक्ट हो जाए, और नॉर्मली जो ब्लड फ्लो हो रहा हो वो तो होता ही रहेगा। इन शॉर्ट ये फ़िल्टर ही है, इसका नाम है इंट्रा केवल फ़िल्टर। तो वो हम प्लेस कर देंगे। थ्रोम्बोटिक एम्बोला इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द हार्ट बाय फिल्टरिंग इट एट द IVC लेवल, इंफीरियर वीना कवा लेवल, यूजिंग इंट्रा केवल फिल्टर्स। और इसके नाम है लाइक किम रे ग्रीनफील्ड फिल्टर, ग्रीनफील्ड फिल्टर, सुचर सिव प्लाइकेशन, ये सब मेथड्स हैं। सिर्फ ग्रीनफील्ड फिल्टर याद रखो, वो बहुत है, तो फिल्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आजकल तो मोस्टली थ्रोम्बस आर रिमूव्ड नाउडेज थ्रू बलून एंजियोप्लास्टी ट्यूब। फिर दूसरे मेथड्स है लाइक ओपन वीनोटोमी, थ्रोम्बेक्टोमी, ये सब। तो ये हो गए ट्रीटमेंट ऑफ फ्री थ्रोम्बस: फाइब्रोलाइसिन, थ्रोम्बेक्टोमी यूजिंग फोगाटीज कैथेटर और IVC फिल्टर।
अब एक क्राइटेरिया है विच इज़ मॉडिफाइड वेल्स क्राइटेरिया फॉर प्रेडिक्टिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सपोज कोई पेशेंट को डीवीटी है और हमें पता करना है कि उसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म है कि नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? थ्रू मॉडिफाइड वेल्स क्राइटेरिया। इसको डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉइंट देख लेते हैं। अगर सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डीवीटी प्रेजेंट है तो फिर अल्टरनेट डायग्नोसिस आर ऑलमोस्ट रूल्ड आउट, हार्ट रेट more than 100, immobilization for more than 3 days, previous history of DVT or pulmonary embolism, hemoptysis, malignancy. ये पॉइंट्स है। अगर स्कोर इज मोर देन 4, ओके, इफ स्कोर इज मोर देन 4 इट इज सजेस्टिव ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। स्कोर इज लेस देन 4 देन इट इज अनलाइकली, पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज अनलाइकली। ओके, 4 नंबर याद रखना। मोर देन 4 सजेस्टिव, लेस देन 4 नॉट सजेस्टिव। ये मॉडिफाइड वेल्स क्राइटेरिया। फिर ये एक ऑपरेशन का नाम है विच इज़ पाल्मा ऑपरेशन। कि पाल्मा ऑपरेशन इट इज़ फॉर इलियोफिमोरल ब्लॉक। ये इलियोफिमोरल रीजन है, यहाँ पे सपोज हमारा ब्लॉक हो गया है थ्रू क्लॉट, यहाँ पे डीवीटी हुआ है। अब नॉर्मली यहाँ से ब्लड जा रहा है और यहाँ पे फिर आईवीसी में ड्रेन होगा, लेकिन यहाँ पे तो क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है तो आगे ब्लड जा नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे? ये जो लॉन्ग सफेनियस वेन होती है या फिर ग्रेट सफेनियस वेन ऐसी ऑपोजिट साइड भी होगी, तो हम उसको लाइगेट करके क्या करेंगे? दो फीमोरल वेन्स के बीच में कनेक्ट कर देंगे, उनके बीच में ब्रिज बना देंगे, ताकि ये यहाँ पे जो ब्लड आ रहा था वो ये लॉन्ग सफेनियस वेन के थ्रू ऑपोजिट फीमोरल वेन से चला जाए इनटू द इंफीरियर वीना कावा। होपफुली समझ आ गया होगा। इसमें इन इलियोफिमोरल थ्रोम्बोसिस कॉमन फीमोरल वेन बिलो द ब्लॉक इज कम्युनिकेटेड विद द ऑपोजिट फीमोरल वेन थ्रू ऑपोजिट लॉन्ग सफेनियस वेन। यह पाल्मा ऑपरेशन। वैसा ही दूसरा है जिसमें हुस्नी ऑपरेशन। इसमें पूरा सेम है, सिर्फ इलियोफिमोरल थ्रोम्बोसिस की जगह पॉप्लिटियल वेन में थ्रोम्बोसिस है। तो हम पॉप्लिटियल वेन के नीचे एनास्टोमोसिस कर देंगे टू लॉन्ग सफेनियस वेन, ताकि पॉप्लिटियल रूट बाईपास हो जाए। कि ये दो ऑपरेशन याद रखना, पाल्मा ऑपरेशन फॉर इलियोफिमोरल ब्लॉक या इलियोफिमोरल थ्रोम्बोसिस, और दूसरा है मे हुस्नी ऑपरेशन फॉर पॉप्लिटियल वेन थ्रोम्बोसिस। अब प्रिवेंशन ऑफ डीवीटी देखते हैं। डीवीटी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो हम पेशेंट को कैटेगराइज करेंगे 3 कैटेगरीज में, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क। लो रिस्क में यंग पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी फॉर लेस देन 30 मिनट्स, मॉडरेट में पेशेंट अबव 40 ईयर्स अंडरगोइंग मेजर सर्जरी, हाई रिस्क में वन विथ एग्जिस्टिंग कार्डियक डिसीज, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डीवीटी, सफरिंग फ्रॉम मैलिग्नेंसी, उनको हाई रिस्क में। इसमें यंग पेशेंट, इसमें अबव 40 ईयर्स के पेशेंट, और इसमें कार्डियक डिसीज, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डीवीटी, मैलिग्नेंट पेशेंट। इन 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम मैनेज करेंगे पेशेंट को टू प्रिवेंट डीवीटी। अब प्रिवेंट कर सकते हैं हम बाय टू मेथड्स, वन इज मैकेनिकल मेथड एंड सेकंड इज फार्माकोलॉजिकल मेथड। द प्रीफर्ड वन इज फार्माकोलॉजिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में हम यूज़ कर सकते हैं इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेज, एलिवेशन ऑफ द लिम्ब, एक्सटर्नल न्यूमेटिक बैंडेज। इन शॉर्ट, हम जो लिम्ब सर्जरी होगी तो उस लिम्ब को हम प्रेशर बैंडेज के थ्रू कवर कर लेंगे, और ताकि जो क्लॉट है वो डिस्लॉज ना हो सके। लेकिन ये प्रीफर्ड मेथड तो नहीं है, प्रीफर्ड इज फार्माकोलॉजिकल, जिसमें हम वही लो मोलेकुलर वेट हेपेरिन यूज़ करते हैं वंस अ डे। केयर हैज टू बी टेकन टू सी प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ द लेग, नो प्रेशर ऑन द काफ मसल, प्रेशर बैंडेज अप्लाई ड्यूरिंग मेजर सर्जरीज, लिम्ब एलिवेशन, ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स। फिर लो मोलेकुलर वेट हेपेरिन यूज़ कर सकते हैं इन सस्पेक्टेड केसेस। 5000 यूनिट गिवन सबक्यूटेनियसली 2 hours बिफोर सर्जरी। ओके, 5000 यूनिट्स गिवन सबक्यूटेनियसली 2 hours बिफोर सर्जरी। हम ट्रीटमेंट में देते थे 25,000 यूनिट्स पर डे फॉर 7 days। उसके बाद हम हेपेरिन में शिफ्ट करते थे फॉर 3 to 6 months, मॉनिटर बाय APTT। अब लो मोलिकुलर वेन क्यों प्रीफर करते हैं हम? अभी पहले मैंने बताया था इट कैन बी यूज्ड वंस अ डे, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मॉनिटरिंग, इट डज नॉट कॉज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, देयर इज लेसर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ओके, दूसरे अदर मेथड हो गए लाइक स्टैटिक कंप्रेशंस, इलास्टिक स्टॉकिंग, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन ऑफ काफ मसल, न्यूमेटिक कंप्रेशंस टू प्रिवेंट स्लगिश फ्लो ऑफ द ब्लड। फिर डेक्स्ट्राइन यूज़ कर सकते हैं। स्मोकिंग कर रहा हो पेशेंट तो वो स्टॉप करनी पड़ेगी, पेशेंट OCP ले रहा हो तो वो भी स्टॉप करना पड़ेगा। ये प्रिवेंशन ऑफ डीवीटी। अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डीवीटी या सिक्वेल ऑफ डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मोस्ट कॉमन मेजर देखा, उसकी बात की अभी। फिर वीनस गैंग्रीन इन्फेक्शन, क्रोनिक वीनस इंसफिशिएंसी लाइक क्रोनिक वीनस हाइपरटेंशन, वीनस अल्सर्स, रिकरेंट डीवीटी,
एंड प्रोपगेशन ऑफ थ्रोम्बस प्रॉक्सिमली। ये था पूरा डीवीटी।